वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जियोग्राफी। हम जियोग्राफी के ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ ये पढ़ रहे थे। इसमें से बहुत सारा हाइपोथेसिस हमने देख लिया। कांट का हाइपोथेसिस हो गया, लाप्लास का हाइपोथेसिस हो गया, टाइपोइडल हाइपोथेसिस हो गया, बाइनरी हाइपोथेसिस हो गया। आज जो हम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे वो है सुपरनोवा हाइपोथेसिस। ये सुपरनोवा हाइपोथेसिस जो है ये दिया है हॉयल ने। एफ हॉयल, अ मैथमेटिशियन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, प्रेजेंटेड द सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑन 1946। 1946 में ये हाइपोथेसिस दिया है। अब ये हाइपोथेसिस क्या है? इस हाइपोथेसिस में हम पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये हाइपोथेसिस देख लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि क्या है हाइपोथेसिस। क्या है? देयर वर टू सन, दो सन था, एक प्रोटोसन एक कंपेनियन स्टार। ठीक है। द कंपेनियन स्टार वाज जायंट इन साइज, लेटर बिकम सुपरनोवा ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हम जानेंगे इस हाइपोथेसिस में। जो कंपेनियन स्टार था वो प्रोटोसन से बहुत बड़ा था और उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है ये हम एमसीक्यू में ऑलरेडी बोल चुके हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन है जब दो लाइटर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम कंबाइंड होके, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से कंबाइंड होके एक हेवियर मॉलिक्यूल में तब्दील होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑल द स्टार एनर्जी कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन, which is when higher molecular atom combine with intense pressure and create heavier elements of atom, lighter molecules of atom। ठीक है, लाइटर मॉलिक्यूल्स जो एटम होता है वो कंबाइंड होके हेवियर मॉलिक्यूल्स की कहते हैं उसको, जैसे कि हाइड्रोजन बिकम हीलियम जो अपने सन में होता है, और सन का जो एनर्जी है लाइट है उसी से आता है। So this nuclear fusion was going on primitive sun and companion star also, but the rate of the nuclear fusion on companion star is higher than the primitive star. With the passage of time, all the hydrogen nuclei consumed by the companion star के अंदर जो हाइड्रोजन था वो कम मतलब कि चेंज होते होते पूरा खत्म हो गया, and the companion star collapsed on its core and with a big explosion supernova happens। जो एक्सप्लोजन होता है उसको ही हम सुपरनोवा कहते हैं। The explosion generated enough heat which combined lighter atoms into heavier atoms। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, लाइटर एटम को हेवियर एटम में कन्वर्ट किए हैं। जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है उससे जो एनर्जी निकला है, उससे जो हीट निकला है, उससे ये बाद में आएगा। This is why planets of our solar system are formed by heavier materials। ठीक है ना? This is obvious that our planets are not formed by the primitive sun। इससे क्या obvious? ये जो हाइपोथेसिस है इससे हम जान सकते हैं कि हमारा जो प्लैनेट से वो हमारा सन से नहीं हुआ है, वो किसी और जगह से क्रिएट हुआ है। तो देख लेते हैं ये पूरा जो हाइपोथेसिस है, इसको डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। क्या बोल रहे थे कि दो सन था, एक प्रिमिटिव सन था और एक इससे बड़ा जो था वो कंपेनियन सन था। प्रिमिटिव सन और कंपेनियन सन, इन दोनों में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था। इन दोनों में हो रहा था, लेकिन रेट ज्यादा कहां था? कंपेनियन स्टार में। न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रेट है वो कंपेनियन स्टार में ज्यादा था। अभी न्यूक्लियर फ्यूजन का रेट ज्यादा था तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतता गया और ये जो कंपेनियन स्टार है ये एक समय सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बास्ट हुआ। और बास्ट होने से क्या हुआ? इसमें से मैसिव अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, मैसिव अमाउंट ऑफ डस्ट निकला होगा और वो स्कैटर्ड कहां पे हो गया? बहुत दूर तक। ये प्रोटोसन है या फिर प्रिमिटिव सन है, इससे बहुत दूर तक ये फैल गया। इससे जो डस्ट और पार्टिकल्स निकला है, और इससे सिर्फ डस्ट और पार्टिकल्स तो नहीं निकला, इससे क्या जनरेट हुआ है? हीट। सुपरनोवा से क्या जनरेट हुआ? हीट, प्रेशर, डस्ट, पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो हीट था और ये जो प्रेशर था वो क्या किया? वो फार्दर जो पार्टिकल्स निकला है उनमें जो लाइटर एटम्स का मॉलिक्यूल था उनको फ्यूज करके एक जो बड़ा मॉलिक्यूल से, मतलब कि
हेवियर एटम है उसको क्रिएट करने लगे। तो इसी की वजह से जो प्रॉब्लम था, पहले जो देख रहे थे हम, पहले का हाइपोथेसिस में जो प्रॉब्लम था कि सन का जो मटेरियल मॉलिक्यूल से बहुत ही लाइटर एटम का है और प्लैनेट्स का मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा, कैसे, अगर सन से ही हुआ है तो कैसे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया यहीं पे। फिर ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन था, ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा था, इससे बहुत ज्यादा एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हुआ। तो एंगुलर मोमेंटम का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया। और एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, क्या, ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन था इससे जो डस्ट पार्टिकल था वो स्कैटर्ड हुआ बहुत दूर तक। तो प्लैनेट का डिस्टेंस फ्रॉम आवर सन जो इतना दूर तक है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। इससे पहले तक हम क्या देख रहे थे, जो प्लैनेट से वो कहीं ना कहीं हमारे जो सन है उससे क्रिएट हो रहा था, लेकिन जो आज का डिस्टेंस है सॉरी, वो तो बहुत दूर तक है। क्यों है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन आ गया कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से जो डस्ट पार्टिकल से जो पार्टिकल से वो बहुत दूर तक स्कैटर्ड हुआ। तो सन से हमारा जो प्लेनेट का डिस्टेंस है वो क्यों दूर है, इसीलिए। तो ये जो प्रॉब्लम था ये सब सॉल्व हो गया। और जो हेवियर मटेरियल जो हमारा प्लेनेट जो है हेवियर मटेरियल से बना है, मेटल से बना है, हेवियर एटम से। क्यों, क्योंकि इसमें जो कंपनियन स्टार का सुपरनोवा बनने के बाद जो हीट और प्रेशर क्रिएट हुआ, वो जो मटेरियल निकला है, जो एटम निकला है, उनमें से जो लाइटर एटम्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके, हमको पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होके हेवियर एलिमेंट में तब्दील हो गए। तो वो जो हेवियर एलिमेंट है उसी से प्लैनेट बना है। तो प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व हुआ इस हाइपोथेसिस से। Violent explosion of companion star makes the elements scatter to a greater distance, thus the planets are at greater होगा, greater distance from sun। तो सन से क्यों दूर है प्लैनेट, इसी वजह से कि जो एक्सप्लोजन हुआ उससे वजह से बहुत दूर तक गया। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर प्रोवाइडेड बाय द सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। Materials were heavier and denser due to heat, due to heat and pressure of the explosion। एक्सप्लोजन की वजह से जो हीट और प्रेशर हुआ उसके वजह से दोनों, दो या तीन जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ मिलने लगे और हेवियर में तब्दील हो गए, इसलिए प्लैनेट जो है उसका जो मॉलिक्यूलर प्रेशर है वो हेवी है। क्रिटिसिज्म, अभी क्रिटिसिज्म तो होगा ही। क्रिटिसिज्म क्या है, फेल टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स। ये तो सही है भाई, क्या, जो प्लैनेट्स जो है उसका जो अरेंजमेंट है, छोटे से बड़ा फिर छोटा, कहा कैसे हो गया इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से, थोड़ा बताओ, नहीं बता पाए हॉयल। उसके बाद नॉट सिमिलर डायरेक्शनल रोटेशन, फिर से ये तो प्रॉब्लम पहले से अभी तक चल रहा है। और एक प्रॉब्लम चल रहा है वो है Y9 प्लैनेट, जिसके साथ सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है तो इतना बड़ा कंपनियन स्टार था, उसमें इतना पार्टिकल्स, इतना डस्ट निकला, उसमें सिर्फ 9 प्लैनेट, इससे ज्यादा हो सकता था, नहीं हुआ। Y9 प्लैनेट, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, नॉट सिमिलर डायरेक्शन, सुपरनोवा हुआ उससे एंगुलर मोमेंटम हुआ, सब ठीक है, सब मान लिए, लेकिन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए था, नहीं, वेनस यूरेनस अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये था सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ हॉयल, जिसका हाइपोथेसिस भी हम जान गए, जिसका क्रिटिसिज्म भी हम जान गए। एक बार और मैं बोल देता हूं कि जो हॉयल क्या बोल रहे थे, एक सन, प्रिमिटिव सन था, एक कंपेनियन सन था। प्रिमिटिव सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था, कंपेनियन स्टार में भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था, लेकिन रेट जो था वो कंपेनियन स्टार में बहुत ज्यादा था। कंपेनियन स्टार का न्यूक्लियर फ्यूजन का रेट बहुत ज्यादा था, इसलिए कंपेनियन स्टार, और बाय द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतता गया और कंपेनियन स्टार एक क्या हुआ, उसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स है वो खत्म हो गया और अपने आप में कोलैप्स कर गया और सुपरनोवा एक्सप्लोजन से पूरा बास्ट हो गया। उसमें क्या हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से डस्ट क्रिएट हुआ, हीट क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ, जो बहुत दूर तक स्कैटर हो गया। तो बहुत दूर तक स्कैटर होने से जो प्लैनेट का फॉर्म हुआ वो सन से बहुत दूर है। और क्या हुआ, जो प्लैनेट्स, जो डस्ट था, जो हीट की वजह से क्या हुआ, उनमें जो एलिमेंट्स है, लाइटर एलिमेंट्स, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगे और हेवियर एलिमेंट क्रिएट करने लगे। तो प्लैनेट का जो हेवियर एलिमेंट है, जो सन का है, सन का जो लाइटर एलिमेंट है, और प्लैनेट क्यों हेवियर एलिमेंट से बना है, अगर सन से बना है तो प्लैनेट्स क्यों उतना लाइट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी हॉयल सॉल्व कर दी कि प्लैनेट्स जो हमारा सन है उससे नहीं बना है,
वो कंपेनियन स्टार से बना है, और कंपेनियन स्टार का सुपरनोवा बनने के बाद जो हीट है वो हीट इन सब मटेरियल को कंबाइन करके हेवियर एलिमेंट में तब्दील कर दी। ये था हमारा सुपरनोवा हाइपोथेसिस। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि प्लैनेट इतना दूर क्यों है सन से, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देन जो एंगुलर मोमेंटम है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सुपरनोवा की वजह से एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हुआ। देन जो प्लैनेट है उसका मटेरियल हेवियर क्यों है उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन क्रिटिसिज्म तो रह गया। क्रिटिसिज्म क्या रह गया? फेल टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। छोटे से बड़ा फिर बड़े से छोटा कैसे हो गया सुपरनोवा एक्सप्लोजन? ऐसे कैसे हो गया कि छोटा आके प्लैनेट सन के सामने आ गया, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद 9 प्लैनेट क्यों? इतना बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन, इतना बड़ा कंपेनियन स्टार जिसका इतना बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन, उनमें से बहुत सारा प्लैनेट क्रिएट होना चाहिए था, सिर्फ 9 प्लैनेट क्रिएट होकर रह गए, क्यों हुआ? और सिमिलर डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं है? यूरेनस वेनस क्यों दूसरे तरफ घूमता है ऑपोजिट डायरेक्शन में? तो ये था क्रिटिसिज्म। तो सभी हाइपोथेसिस में कुछ कुछ क्रिटिसिज्म है, और कुछ कुछ जो ऐसा क्रिटिसिज्म है जो सब हाइपोथेसिस में हम देख सकते हैं, जैसे कि 9 प्लैनेट हो गया, वेनस और यूरेनस का जो एंगुलर मोमेंटम है दो दूसरी तरफ है, इसका कोई ठीक से सोल्यूशन नहीं निकला। ये सभी क्रिटिसिज्म हर एक जो हाइपोथेसिस है उसमें है। तो सुपरनोवा हाइपोथेसिस में भी इसका क्रिटिसिज्म है। तो आशा करता हूं कि आपका जो ये सुपरनोवा हाइपोथेसिस है ये आपको समझ में आया होगा। तो जरूर बोध दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो नया वीडियो आ रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। क्योंकि हम एमसीक्यू भी कर रहे हैं, तो एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस से आपका क्या होगा? आपका एग्जाम अच्छा होगा। तो और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ हो सके। तो चलिए मिलते हैं। आज तो सुपरनोवा हाइपोथेसिस हो गया, अभी मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू बोध दर्पण।